हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हम लोग जो हमारे हमको आपका 3 फेज में मिली है हिस्ट्री, हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हम खास करके पार्ट 1 में बात करेंगे जो हमारी एंसेंट जो आपकी चीजें हैं, और खास कर जो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें हमको मिली हैं उनके विषय में हम लोग आपका जो आर्कियोलॉजिकल जो आपका स्टडी है, जो अध्ययन है, उस पर हम लोग अपनी बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर आपके समक्ष है, लेसन नंबर 1, ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हम लोग क्या देखेंगे, ईंट पढ़ेंगे और मनकों को जानेंगे कि मनके क्या होते हैं, और अस्थियां इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके विषय में जो है एक एक करके हम लोग आपका इनमें अपनी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी में देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, एक मोहर आपको दिखाई गई है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। इसको थोड़ा सा आप गौर करके देख लीजिए। ये देखिए, ये जहां आपको रेड रेड जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट को गौर करके देखिए। ये एक मोहर है हड़प्पा सभ्यता की। तो ये सारी चीजों की जो जानकारी है मैं आपको दिखाता चलूंगा और मिलता चलूंगा। तो सबसे पहले हमने मोहर को देखा, हड़प्पाई सभ्यता की मोहर। अब देखिए, अगर आपने 6 क्लास का लेसन नंबर 1 आपको याद है, कब, क्यों, कहां और कहां कैसे, तो उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में 7 क्लास में, 6 क्लास में बहुत विस्तृत से इसकी जानकारी हमको मिली है और बहुत अच्छे से हमको इनको पढ़ाया गया है और हमको समझाया गया है। क्लियर है? ध्यान रखना है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की विशिष्ट आपकी पुरावस्तु है। अब ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों को जो है हम एक ही सभ्यता को न जानते हैं। देखिए, हड़प्पा नामक स्थान पर हमको पहली अपनी संस्कृति मिली, तो इसलिए हमने उसका नाम रखा हड़प्पा। सिंधु घाटी नदी के बगल में थी, तो इसलिए हमने क्या रख दिया, सिंधु घाटी नदी, इस नाम हमने अपना रख दिया। ये आपको फैक्ट्स जो है याद होने चाहिए। ठीक, अब देखिए, जो से मिली नाम की पत्थर हमको मिली, इन पर मोहर सामान्य रूप से जानवरों के चित्रित है। ये मोहरों को अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इन पर आप देखिए, यहाँ जानवर मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? जानवरों की जो आकृति है, वो आकृति है आपको देखने के लिए विशेष रूप से आपका मिल जाएगी। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में और उनके पीछे कई छोड़ी गई पूरा वस्तुओं, जैसे अनेक आवासों, मृत भांडों, आभूषण, औजारों, मोहरों, या दूसरे शब्दों में आपका पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब देखिए, जितनी भी आपका ये पुरानी चीजें हैं, एंशनी, हम कहाँ से पढ़ते हैं इनके विषय में? या तो इनके मिल जाए हमको घर वगैरह देखने के लिए मिल जाए, इनके आपके मिट्टी के बर्तन मिल जाए, आभूषण मिल जाए, औजार मिल जाए, या मोहर मिल जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहे, जो चीज इन्होंने यूज करी है, जहां रहे हैं वहां कुछ एविडेंस मिल जाए, तो हम लोग एक कह सकते हैं अजम्पशन पर स्टडी के माध्यम से हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से रहा होगा, इस तरह की चीजें हैं, तो हम इनको सोच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जाने। यह है अन्वेक्षण। अन्वेक्षण का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना, खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उनमें उनको जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे होती है। इन व्याख्यानों में से कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से ही कई सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी के परे हैं और हो सकते हैं, और जिसकी तरह हम इनको वो आपका देखते हैं और इन पर हम लोग आपका बात भी करेंगे। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो मोहर है, इसी को तो हम लोग आपका देख रहे थे। इसी मोहर की हम लोग जो है आपका बात कर रहे थे। इसको आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से जो है ये आपको दिखाई देगी। देखिए, ये आपको दिखाई दे रही कि नहीं दे रही बच्चों? ध्यान दीजिए, इस तरह की मोहर, इस तरह के निशान आपको जानवरों के क्या है वो आपको मिल सकते हैं। ये कुछ विशेष आकृति वगैरह जो है, इसमें कुछ लाइन यानी कि कुछ भाषा में लिखा है जिनको शायद हम आज तक नहीं पढ़ पाए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों को और कैसे हम लोग आपका देख सकते हैं, कैसे इनको परिभाषित करते हैं। तो परिभाषिक शब्द और स्थान और काल, कि कैसे इनको परिभाषित करें,
क्या इनको काल को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी हम इनको जानते हैं। पुरातात्विक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशेष शैली की होती है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को, किसी चीज को आप कह रहे हैं कि पुरानी है, पुरातन है, तो उसके लिए कुछ तो होगा, है ना बच्चों। तो देखिए, सामान्यतः एक साथ एक विषय, भौगोलिक क्षेत्र, कालखंड का संबंध पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं, मोहर, मनके, बाट, पत्थर फलक, चित्र की पक्की ईंट सम्मिलित हैं। वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूच, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता के नाम, स्थान, संस्कृति की खोज है। प्रश्न 6 में देखिए, इस काल का निर्धारण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। कब है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अब आप कह रहे हैं कि तिथि तो बढ़नी चाहिए, घट कैसे रही पीछे को, 2619 कैसे आ रही है। अगर हमने पता है कि जो तिथि आपके जीरो से मानकर, जीरो मतलब ईस्वी से मानकर पहले काउंट करते हैं, तो हम पीछे हटते हैं, और जब पीछे हटेंगे तो बड़ा नंबर कैसे आएगा, पहले आएगा। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं। इस क्षेत्र में इस सभ्यता को पहले और बाद में भी संस्कृति अवस्थित थी, जिन्हें क्रम में आरंभिक और आपका परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृति हड़प्पा सभ्यताओं को अलग अलग करने में विकसित की गई संस्कृति हैं। कैसी हैं, अलग अलग। अब देखिए, ये कुछ मन के रखे हैं। कैसे रखे हैं, मन के। ये देखिए, आप मनकों को जानना चाहेंगे क्या होते हैं मन के। देखिए, ये बाट हैं जिनसे आप वेट करते हैं, और ये फलक है। फलक को आप तलवार वगैरह मान सकते हैं, लकड़ी वगैरह मान सकते हैं। ये क्या है, आपके फलक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपको इतना जो है पता आपको होना चाहिए। इतना हो गया, इतना समझ आया। इसमें कुछ पूछना है? अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये कुछ चित्र हैं, इन चित्रों को गौर करके देखिए, देख लीजिए और इस पर अपनी विचार करिए। तो आपको कुछ स्थान मिलेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको मिला सिंधु नदी। सिंधु नदी के साथ देखिए, यहां पर कहीं भी हड़प्पा शब्द है क्या, तो ये रहा हड़प्पा। ये है आपका मोहनजोदाड़ो, चाहंदड़ो, धोलावीरा। ये सारी चीजें हमको आपका इसी क्रम में जो थी हमको देखने के लिए आपका मिल गई। याद रहेगा इतना? ठीक, देख लिया आपने। और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। इन जगह को आप लोग एक बार गौर करके देखिए। और ये ही वो नदी हैं, कौन कौन सी, ध्यान देंगे आप। ये आ रही है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ठीक, और ये है सतलज। और ये सारी कहां मिलेंगी, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी कहां गिरेगी, अरब सागर में। देख रहे हैं, बनावली पड़ता है हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान। इनको देखिए, क्योंकि ये सेम चीज मैं आपको 6th क्लास में ही पढ़ाया हूं। आगे ध्यान देना है, और इसमें कुछ चीजों को देखना है। जो चीज हमने 6th क्लास में पढ़ी है वो इसी में भी है हमारे पास। ठीक, बात कर रहे हैं अंग्रेजी में बीसी की। बीसी को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, यानी कि एडी लिखा होता है। एडी हिंदी मतलब है ई लिखा होता है, यानी कि एनो डोमिनिक नामक 2 लेटर से बना होता है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से है। क्या मतलब है, ईसवी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से है। क्लियर है? चलिए, आप देखिए, तो आजकल जितनी ये सारी चीजें हैं बिफोर क्राइस्ट वगैरह, इन सबको हम लोग आपका देख सकते हैं, और इन पर हम लोग अपना जो है करेंगे। ठीक, बीसी की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, बीई लिख रहे हैं। तो इन शब्दों का जो है हम लोग आपका प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देख लिया सारी चीज। आइए हम वापस ध्यान देते हैं।
अब देखिए, ये चीज हम लोग आपका देख चुके हैं। आरंभ में इस क्षेत्र में विकसित हुए, अगर उनको हम लोग देखें इस क्षेत्र में, तो हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं कि पहली संस्कृति केवल हड़प्पा थी, उससे पहले भी कई ऐसी संस्कृति थी जो अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृत भांड से संबंधित, यानी कि जो हमको मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना बच्चों, काले लाल, उससे संबंधित थी। इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, शिल्पकार के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये संस्कृति एग्रीकल्चर करती थी, पशुओं को पालती थी और कुछ बनाना जानती थी। शिल्प कला, कुछ भी हो सकता है शिल्पकारी में। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको कुछ विशेष आपको स्पेसिफिक उनको जानकारी थी, वो कुछ ना कुछ जो था आपका जरूर जानती थी। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर थी। कह रहा है जो भी आपके बड़े आकार की चीजें थी वो क्या थी, इसमें लगभग आपका ना के बराबर थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत तथा कुछ अन्य स्थानों पर त्याग जाने के भी प्रतीत होता है। कैसे हैं? कुछ त्याग जाने की चीजें, ये सारी चीजें आपकी मिली हैं। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, यानी कि जो प्रारंभिक आपकी सभ्यता थी और जो बाद की हड़प्पा सभ्यता, इनके बीच जो क्रम है वो भंग है। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या क्रम हो सकता है, किस किस बीच रही, क्या इनका ड्यूरेशन है, पीरियड, हम इसको नहीं जानते। निर्वाह के तरीके, यानी कि ये लोग जीवन कैसे जी रहे थे, क्या इनका निर्वाह का पैटर्न क्या था, किस तरह से अपनी गुजर बसर कर रहे थे, इसके विषय में हम लोग अगर देखें तो क्या था। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को में देखिए, विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जाती है जहां आरंभिक संस्कृति अस्तित्व में है। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों के उत्पाद और जानवरों में मछली भी शामिल हैं। ठीक, ये सब जले अनाज की बीज, दाने, खोज, ये सारी चीजें पुरातत्व विभाग इसके अंतर्गत आपके शामिल हैं। इनको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक, इनका अध्ययन पूरा वैज्ञानिक महापुरा वनस्पति करती है। जो पुरानी वनस्पति के जो अध्ययन करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ क्या है, वो इसकी जानकारी जुटाते हैं और उसी में आपका बात करते हैं। क्लियर है? ये आप देखते चलिए तो आपको एक एक चीज मिलेगी कि हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य क्षेत्र हैं उनको आप रेखांकित पैमाना नहीं दिया गया है, लेकिन है ये एग्जैक्ट पॉइंट ये यहाँ मिल रहे हैं। तो आप मोटा मोटा मेरे हिसाब से, तो अगर कुछ और नोट करना हो तो मेरे हिसाब से एक बार आप हड़प्पा के स्थान को देख लीजिए। तो पूरा ब्लैक हो गया। एक बार हड़प्पा को देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो को देख लीजिए, सिंधु नदी और सतलज वगैरह, इनको सबको देख लीजिए। ये क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ बताया गया है कि आरंभिक हड़प्पा विकास और संस्कृति के बीच जो समय है वो तालमेल को थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। सिंधु तथा चोलिस्तान, यानी कि थार रेगिस्तान का लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी बड़ा भाग है। बस्तियों की संख्या भी संबंधित आंकड़े जो है हमको दिखाई देते हैं अच्छी बड़ी मात्रा में। बस्तियों की कुल संख्या 106 है और अगर आप उधर थार के रेगिस्तान में देखेंगे 2 आपका 39 है, आरंभिक में 52 थी, और उधर देखेंगे थार में तो आपका 37 है। विकसित में भी इस तरह से पूरा दिया गया है कि किस तरह से क्रम लोगों की बस्तियां थी, बने होने के एविडेंस शायद उनको मिलते हैं इस विभाग। ये कुछ ऐसे डाटे हैं जिनके बेसिस पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमको थोड़ा सा हड़प्पा स्थानों से मिली अनाजों के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल शामिल है। क्या मिला है बच्चों, ध्यान देना है। गेहूं, जौ, चना, तिल, ये सारी चीजें क्या हैं, इसके अंतर्गत आपका मिली हुई हैं और ये सारी चीज शामिल है। बाजार के दाने गुजरात के स्थलों में पाए जाते हैं। ठीक, जो भी बाजरे के दाने की अगर हम बात करेंगे, बाजरा जो होता है ये खाने के लिए होता है, जानवर ज्यादातर इसका प्रयोग में लाया जाता है, और बाजरे को जो आपके रेगिस्तानी जमीन है उन्हीं स्थान पर अधिक पैदा होता है। तो चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। हड़प्पा स्थानों से मिली जानवरों की हड्डियां में आपका मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल है। ठीक, अब कह रहे हैं हड़प्पा स्थान पर जो आपकी चीजें मिली हैं उनमें आप देखोगे जानवरों की जो हड्डियां हैं और जो आपके मवेशियों की हड्डियां हैं, ये सारी चीजें क्या हैं उसमें आपका शामिल है, और ये सारी चीजें क्या हैं आपका मिली हुई हैं। पूरा
प्राणी वैज्ञानिकों के जीव पुरातत्वविदों द्वारा अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू हैं। जंगली प्रजाति जैसे वराह मतलब सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डी भी पाई जाती हैं। हम यह भी जान नहीं पाते हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानकारियों के शामिल थे। इन अन्य आखेटक समुदाय में इनका मांस प्राप्त करते हैं। मछली तथा पक्षी हैं वो भी इनमें क्या मिलती है, इनमें भी आपकी हड्डी मिली है इन सब की। तो वहां दिखा रहे हैं कि लोग किस प्रकार निवास स्थान में बनाकर अपना जीवन यापन जो है आपका गुजर बसर आपका कर रहे हैं, और कैसे हम उनको देख सकते हैं और कैसे जो है उनकी बात जो है कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और अगर आप इस तरह से इन सब पर ध्यान दे लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी, और आप कह सकते हैं ये गलत जो एक भ्रम हमारे मन में बैठ जाता है कि इस तरह से नहीं है, उन सारी चीजों से आप आसानी से इनको देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक, तो इसमें एक बात, थोड़ा सा जो स्थान है उन स्थानों पर हमको गौर कर लेना चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बहुत छोटा सा, क्या कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसी स्थान पर मिली? इतना बड़ा भारत है, इतने बड़े भारत में कहीं और क्यों ना मिली, ये आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता केवल इसी स्थान पर मिली और किसी स्थान पर नहीं मिली, तो इसका क्या कारण है? क्या बताएंगे आप मुझे? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, बड़ा सोचने का आप सोचने लग जाएंगे, सर ऐसा तो क्यों है, यहाँ हुए होंगे, लोग रहे होंगे। इसका एक कारण है, जितनी भी प्राचीन समय में आपकी सभ्यता है, वो सारी सभ्यताओं का होने की जो जननी है वो कौन है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी आपकी सभ्यता फली है, फूली है, भारत में, विश्व में, यानी कि संसार के किसी भी कोने में, वहां पर नदियों का, पानी का होना सबसे प्राइम कंडीशन है। यहाँ सिंधु नदी है, इसको बोलते हैं सब सिंध प्रदेश। अगर आप वैदिक में जाओगे तो इसको सब सिंध प्रदेश कहा गया है। ये पूरे विश्व में सबसे हरा भरा, पानी पर्याप्त, संसाधन पर्याप्त, जीने के लिए जितनी आदर्श कंडीशन चाहिए, फेवरेबल जो हमारी तब कंडीशंस होती हैं, जो चीज हमको थी वो प्राचीन समय में इस क्षेत्र में उपलब्ध थी। और यही कारण है कि जितने भी आक्रामक चीजें हुई हैं वो इस क्षेत्र से ही आई हैं। तो सोचिए, लुटने के बाद इतना आकर्षित था, जब ना लुटा होगा कितना सुंदर रहा होगा। तो इसलिए जितनी भी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं आपका किसी नदी के किनारे फली फूली है। यही कारण है कि सिंधु नदी यानी कि सब सिंध प्रदेश होने की वजह से, सिंधु और उसकी सहायक नदियां और अन्य इसके नदियां पास में होने की वजह से यहाँ संस्कृति फली और फूली है। आगे देखते हैं थोड़ा सा कृषि प्रौद्योगिकी की कैसा ये आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं कृषि में, थोड़ा सा इस पर हम लोग आपका गौर किया जाए और इसको आपका देखा जाए। ठीक, अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। भाई ऑब्वियस है, अगर कहीं आपको अनाज के दाने कहीं आपको मिलेंगे तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि यहाँ आपका खेती होती होगी। ठीक, यहाँ कुछ आपका ट्रेड वगैरह व्यापार चीज कर रहा होगा या लोग इसको उपयोग में करते होंगे, पर वास्तव में कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। विधि मतलब समझते हो, पैटर्न, प्रणाली, तरीका कि किस तरीके से कृषि हो रही है, इसके विषय में कोई ठोस या पर्याप्त हमारे पास सबूत जो है वो आपके नहीं है, एविडेंस नहीं है। क्या जुते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था? अब खेत को जोतकर छिड़काव कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कैसे? मोहरों पर किया गया रेखांकन और मृत जो आपके मृत भांड मूर्ति जैसी कंडीशन है वो आपको मिलती हैं। तो ऐसे में क्या चीज है और कैसी कंडीशन है, इसको आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यानी कि ऐसे हमारे पास एविडेंस नहीं है प्रॉपर कि वहां एग्रीकल्चर हो ही रहा था। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा गौर करिए। मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृत मूर्तियों की इंगित करता है कि जो हमको आपका मोहरों पर कुछ लाइनें मिली हैं, कुछ चीजें मिली हैं। आपको याद है मैंने अभी एक इमेज आपको दिखाई थी छोटी सी,
और पहला इमेज हम लोग देख रहे थे, ये देख रहे थे हड़प्पाई मोहर, लाइन दिखाई दी है इसमें, ये वाली ऊपर वाली, गौर करके देखिए इन लाइनों को। इन्हीं की बात कर रहा है जो हमारा राइटर है, वो इन्हीं की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मिली है। मोहरों पर किए गया रेखांकन और भिसव के विषय में, जो आपके सांड है बच्चों, बुल्स है, उसके विषय में भी जानकारी मिलती है। देखिए आपको दिखाई देगा ये सांड का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है, ये मोहरों पर मिले हैं हमको, क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इसके विषय में आपको पर्याप्त रूप से जो है आपको पढ़ना है, ठीक? इस आधार पर पुराविद मानते हैं कि खेती करने के लिए बैलों का प्रयोग होता होगा और साथ ही चोलोस्थान यानी कि जो थार का मरुस्थल है उसको एक शब्द दिया गया है चोलोस्थान। ध्यान रखिए, यानी कि ये बेसिकली पाकिस्तान और भारत के बीच में जो थार फैला हुआ है, थार डेजर्ट, उसमें उस क्षेत्र को इंगित कर रहा है प्रॉपर, क्योंकि उस समय तो कोई आपका कंट्री पार्टीशन नहीं था, कोई प्रॉपर नहीं था, तो उस समय जो आपका चीजों राइटर ने लिखा है उसके लिए थार को ये नाम लिखा है, थार के डेजर्ट को। कई स्थानों पर बनावली यानी कि बनावली पड़ता है हरियाणा में, और ये देखिए मैं आपको स्थान भी दिखाता चलूंगा बनावली का कि कहां पर है बनावली। अब मुझे बताइए, ये मैं लाइन खींची थी शुरू में ही, बनावली आपके राखी गढ़ी और कालीबंगा, क्लियर है? याद आया आपको? चलिए ध्यान देंगे वापस इस पे। देखिए तो यहां क्या मिला है, बनावली यानी कि हरियाणा में पड़ती है, और बनावली हरियाणा से हमको क्या मिला है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। समझ रहे हो? हल को अगर कहीं आप किसी औजार को अगर छोड़ देते हो, फिर वो दब जाता है, उसको वहां से निकाल लें तो उसका एक स्ट्रक्चर, छाप मिलती है ना, प्रतिरूप छपा हुआ मिलता है। तो ऐसा हमको कहां से मिला है, बनावली हरियाणा से मिला है। तो ये एविडेंस कह रहे हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य कह रहे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ये लोग खेती करते होंगे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। मैं आपको सही बताऊं बच्चों, तो ये 12th क्लास से बढ़िया इसको एक्सप्लेनेशन 6th क्लास में दिया गया है, और 6 अगर आर और 12th को आप मिला के पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल परफेक्शन हो जाओगे इस टॉपिक में। आप देखिए, इसके अतिरिक्त पुरातात्विक को कालीबंगा यानी कि राजस्थान नामक एक स्थान पर जुते हुए जो खेत हैं वो हमको मिले हैं। क्या मिला है? जुता हुआ जो खेत है उसके एविडेंस हमको यहाँ पर मिले हैं। इन एविडेंस को हम लोग देख सकते हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित हैं। इस खेत में हल और उसकी दे रेखाओं पर समकोण पर काटती थी। यहाँ पर क्या मिला है आपको, ध्यान देंगे, आपको हल मिले हैं, जो हल की जो आपकी खिंचावती वो क्या करती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि एक लाइन ऐसे, अगर ये जुताई ऐसा कर रहे हैं, ऐसे देखिए ये की, तो वो आपका दूसरा यहाँ, तो ये क्या बनाते हैं, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए इससे बिल्कुल आपका सीधा नहीं बनना लाइन से, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बनाकर। ये देखिए आप लोग 12th में अगर आपने पढ़ा होगा, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की और दूसरी लाइन इस तरह से, तो ये जो एंगल बनता है ये होता है, ये जो पूरा कोण है ये क्या है, 90 का है। याद रहेगा? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग ने कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचान का प्रयास भी किया है, कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरह के औजार, अगर ये अपनी कृषि करते होंगे तो इनके पास कुछ न कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट तो रहे होंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो उनकी वो पहचान करने का प्रयास करते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के, हत्थे के, बिठे और पत्थर के फलक का प्रयोग करते थे? ये कह रहे हैं कि जो हल बने हुए थे, हल का जो फलक होता है जिससे आपकी धरती जुतती है, मिट्टी को अलग करते हैं, वो पत्थर के थे, और उसके ऊपर जो हत्था होता है जिससे हम लोग पकड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंडल या हैंडल कहते हैं, वो क्या आपके लकड़ी के बने हुए थे? ये इस विषय में आपका बात कर रहे हैं। अब तो ये तभी पता लगेगा जब हमें बिल्कुल पर्याप्त इसके एविडेंस हमको मिले हों। देखिए इनका प्रयोग करते, फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मेटल से बनी जो चीजें हैं उनका वो आपका प्रयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक, अब देखिए एक ये मिला है पक्की मिट्टी से बना आपका विसाव, यानी कि सांड की जो बुल्स है उसकी फोटो है, इमेज है। अब देखिए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को आपस में मिलाइए, और जो इनकी सूची है वो आपको करनी है और उसको देखना है। ठीक, अब देखिए अधिकांश हड़प्पा स्थल कैसे थे, अर्ध शुष्क क्षेत्र में थे, सेमी ड्राई एरिया में थे, यानी कि ना ठंड थी ज्यादा
और ना ज्यादा गर्मी थी। शुष्क होता मतलब ड्राई एरिया था, लेकिन कैसे थे? अर्ध थे। ठीक, यानी कि फेवरेबल कंडीशन बहुत अच्छी रही होगी। जहां कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, अफगानिस्तान में सोतोगुई नामक हड़प्पा सभ्यता के नगरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। यानी कि जिन नहरों के माध्यम से इतनी दूर क्षेत्र में आपकी सिंचाई हो रही है, अगर हमको नहर मिलना चाहिए तो कहाँ? पंजाब में और सिंध में मिलना चाहिए। सिंध वर्तमान का पाकिस्तान प्रांत की बात हो रही है, लेकिन वहां नहीं मिले, उससे दूर मिली। तो इसका मतलब है जो नहर होंगी, जिनके माध्यम से पानी पहुंच रहा होगा, सिंचाई हो रही, वो आपके भर गई होंगी। अब नाले, बड़ी बड़ी नहर, अब क्या पता कितनी बड़ी नहर रही हो, क्योंकि जितना भी हमने पुरानी चीजों को पढ़ा है, हम क्या कर रहे हैं? जस्ट आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पास एविडेंस है, उसके आधार पर ही हम लोग अपना गैस करके, उनको एनालिसिस कर जो हमारे पुरातत्वविद हैं उसके विषय में तो बता रहे हैं। बाकी हमको कोई इतनी जानकारी इसमें नहीं है। यह आप देखिए, जहां जहां के संभवतः मतलब ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वहां क्या हो? सिंचाई होती होगी, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी भारतीय इतिहास के विषय में कुछ प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। अब कह रहे हैं या तो ऐसा होगा, या फिर जो जो वहां की फसल है उनके लिए जो पानी है आपका सिंचाई का, वो कहां से भरा जाता होगा? वो कुओं से। ठीक, इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के जल के सिंचाई के हेतु है। क्या होता है? धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है, जो कृषि के जल के लिए संचय में किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये छोटी छोटी, इसमें हर पेज में इमेजेस आपको मिलेंगी, हर चीज आपको मिलेगा, बस यहाँ आपको बारीकी के साथ पढ़ना है। ठीक, और किसी के लिए जल की सिंचाई का प्रयोग होता होगा। धोलावीरा को आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलिए वापस मैं आपको चित्र में दिखा देता हूं। ये रहा धोलावीरा स्थान, आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा देख लिया आपने धोलावीरा। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इस तरह के कुछ औजार थे। पहले पत्थर के रहे हैं, बाद में किसके कर दिए? धातु के। एक बार नजर मारिए इन पर। देख लिया बच्चों आपने फिर इस तरह से। ठीक, ये औजार का क्रम था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पूरा वस्तु की पहचान कैसे की जाती है? कह रहे अगर कोई वस्तु पुरानी है, आप उसकी पहचान कैसे करोगे? चलिए बताइए, कैसे करोगे उसकी पहचान? लेकिन उससे पहले थोड़ा देखिए, धोलावीरा से मिला जलाशय और उसकी राजगिरी कार्य को ध्यान पर देखिए, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। धोलावीरा पूरी हड़प्पा सभ्यता में जल का जितना अच्छा संग्रहण और उसको प्रिजर्व करने का तरीका, उसको मेंटेनेंस, उसको पानी को सेव करने का तरीका हमको धोलावीरा गुजरात से मिला है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमको कहीं नहीं मिला। वर्तमान में भी ये साइड ऐसे ही पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। देख लिया। और एक नीचे मिली है आपकी, ये है अबतल चक्की। ठीक, इसकी पैमाइश की गई है, पूरी साइज वगैरह आपको बताया गया है, इनका वेट भी लिखा है कि पुराविद वर्तमान समय में आप तुलना समझ सकते हैं कि प्राचीन वस्तुओं का प्रयोग किस तरह लाई जाती होगी। मैक में खोजी गई आजकल की चक्कियां कर रही हैं, देखिए किस तरह से है। ठीक, इसको थोड़ा सा आपको देखना है। अब देखिए, भोजन तैयार करने में प्राय अनाज पीसने के यंत्र तथा उसके पास से मिलना, मिश्रण करने के लिए, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन्हें सभी पत्थर, धातु आपका मिट्टी से बनाई जाती थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण आपका मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए उत्खनन में सबसे पहले आरंभिक रिपोर्ट एक हमको मिली है। अबतल चक्की बड़ी संख्या में मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन था। साधारणतः चक्कियां धूलस्थ, कठोर, कंकरी, अनाज, बालू, पत्थर से निर्मित हैं। आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। इन चक्कियों में सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से उन्हें मिट्टी की जमीन जमा पर रखे जाते हैं और इनके लिए हिलने से रोका जाता है। दो प्रमुख चक्कियां मिली हैं, वे एक दूसरे के, एक छोटे पत्थर, एक आगे चलने का क्रम दिखाया जिसमें निचला और खोखला है। वे
दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल शाकन में जड़ी बूटी और मसलों को काटने के लिए किया जाता था। एक दूसरे पर पत्थरों के पास हमारे श्रमिकों ने सालन पत्थर का नाम दिया है। ये हमारे, आप इनको देख सकते हैं, आपका रसोई घर में संग्रहालय से उधार मांगा है। अब ऐसे देखिए, ये पूरी जो स्थिति आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही आपने ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो क्रम है, आपने इसको देखा, इसने पढ़ा और उसमें बहुत सारी चीजों को देखा कि क्या-क्या स्थिति है, क्या स्टेप्स हैं, कैसी चीजें हैं, तो इनके विषय में और हम लोग जो है कल विशेष करके आपका बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट होता है मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।